हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर.के. वाई-फाई स्टडी में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती पुनः परीक्षा 2024 में मानसिक अभिरुचि और मेंटल एप्टीट्यूड से संबंधित दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। दोस्तों, पहला प्रैक्टिस सेट मैं हल करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मानसिक अभिरुचि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने के चांसेज होते हैं। बहुत से लोग इसको ना पढ़ने के कारण हल नहीं कर पाते हैं और लगभग 12 से 15 प्रश्न जो आते हैं वो उनके छूट जाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। चलिए देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न इस पार्ट में मैंने शामिल किए हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है। कानून के अनुसार आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नाबालिग की गलती बताते हुए हम मामले को नज़रअंदाज कर देंगे। यानी कि जो महिला है उसने अपनी बेटी की जो अतरंग तस्वीरों के संबंध में आपको एक शिकायत की है, तो उसको आप नाबालिग समझकर जो है नज़रअंदाज कर देंगे। नाबालिग के माता-पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। ऑप्शन सी है, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ऑप्शन डी है, माता-पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ये ऑप्शन आपके लिए सबसे सटीक होगा और सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि उत्पीड़न की शिकायत दर्ज होने के बाद कॉलर आईडी ट्रेस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। और यह भी सहज है कि चूँकि मामला साइबर क्राइम श्रेणी का है, तो पुलिस के पास वह अतरंग तस्वीरें और उनके दुरुपयोग के साक्ष्य आधार स्पष्ट हो जाएँगे, अगर आप कॉलर आईडी जो है ट्रेस करेंगे। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत हो जाएँगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्रश्न नंबर 2 है, आप एक जाँच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है। यानी आप एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं और एक बहुत बड़ा नेता है, आध्यात्मिक नेता है और वो यौन शोषण यानी बलात्कार या फिर कोई और यौन शोषण में फंस गया है और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। यानी वो चाहता है कि उसके खिलाफ जो यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है, उसको आप हटा दें या किसी तरीके से वो कैंसल करवा दें। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन में है, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जाँच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जाँच के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ऑप्शन सी है, कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़ित तक पहुँच में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए या फिर मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जाँच। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जाँच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। यानी जब भी आप ऐसे मामलों में फँसेंगे तो आप प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जाँच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें जो निकलेगा उसी के अनुसार आप जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जाँच करते समय आप क्या करेंगे? ऑनलाइन कट्टरपंथ यानी व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन केस यू शुड, यानी आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतिक्रियाएँ आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। तो ये अंडर कवर एजेंट का कार्य जो है ये सही नहीं रहेगा। ऑप्शन बी में दिया गया है, ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। ये वाला भी साइको एनालिटिक्स चलाने के लिए जो है अदालत की मंजूरी प्राप्त करने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नैप्स साझा करने चाहिए। तो ये जो है थोड़ा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, पैटर्न विश्लेषण के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा।
क्यों सही होगा? क्योंकि ऑनलाइन कट्टरपंथ एक गंभीर और तीव्र गति से फैलाने वाला एक मुद्दा होता है और इसके लिए तत्काल ही सतर्कता, प्रतिरोध कार्यवाही संचालित करने की आवश्यकता होती है और उसी के तहत भ्रामक सामग्रियों के स्नैप यानी कि जो क्लिप्स होती हैं सभी आधिकारिक चैनलों पर डालकर जनता को सचेत करना सबसे उपयुक्त कार्रवाई मानी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई-कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। ऐसा दोस्तों संभव नहीं है कि क्षेत्र में मान लीजिए 10 लाख लोग हैं और सभी का आप निगरानी कर पाएँगे, ऐसा संभव नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया गया है साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। ऑप्शन सी है हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण बिना सर्च वारंट के ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। बिना सर्च वारंट के किसी भी खाते को विश्लेषित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सब पर प्रतिबंध लगाना भी संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही सटीक लग रहा है। साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ई-कॉमर्स वेबसाइट की ऑनलाइन ट्रैकिंग, उसके लॉग एक्सेस तंत्र की जानकारी, साइट पंजीकरण और इत्यादि चीज़ों से उसकी जांच के बाद ही उसके मालिक और मालिकों तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद में पुनः एथिकल हैकर टीमों द्वारा ही अधिकांश यह कार्य किया जाता है जिससे कि उसकी जानकारी मिल सके। इसीलिए यह श्रेष्ठ विकल्प लग रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दंगा प्रवण क्षेत्र में यानी कि एक ऐसी स्थिति है जहां पर आपको रियोट प्रोन एरिया लग रहा है यानी कि दंगा प्रवण क्षेत्र लग रहा है। तो दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में आप सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करेंगे। निगरानी करना जो है संभव एक जो है स्टेशन हाउस ऑफिसर के लिए संभव नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। तो ये भी सही नहीं है यानी कि आप गिरफ्तारियां ऐसे नहीं कर पाएंगे। खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेधादेश लागू करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी धर्मों और संप्रदायों के मध्य आपसी विश्वास और एक दूसरे के धार्मिक रिवाजों और इत्यादि के प्रति आदर भाव का निर्माण ही दीर्घकालिक और स्थायी समाधान हो सकता है। इसके लिए आपसे आपसे जो आपसी वार्ता एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है यही सही उत्तर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। आप ऐसी राजनीतिक रैली की योजना के लिए क्या करेंगे जो अनधिकृत रूप से है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। ऑप्शन बी है आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। ऑप्शन सी है इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए। दोस्तों आप ऐसे में आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, ऑप्शन सही रहे। क्यों? क्योंकि इसमें आयोजकों को निषेधाज्ञाओं की जागरूकता, उनके उल्लंघन की स्थिति में भुगते जा सकने वाले दुष्परिणाम इत्यादि पक्षों को समझाते हुए उन्हें बाध्य करना सबसे सटीक उपाय हो सकता है जो कि अनधिकृत रैली ना कर पाए जिससे कि। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है आप एक अपराध शाखा इकाई में निरीक्षक हैं यानी कि इंस्पेक्टर हैं। निरीक्षक को इंग्लिश में इंस्पेक्टर कहा जाता है। निरीक्षक के जो कंधे पर स्टार लगे होते हैं, एक कंधे पर 3 स्टार होते हैं, 3-3 दोनों पर लगे होते हैं। आपके परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि एक निरीक्षक के कितने स्टार होते हैं? तो कुल 6 स्टार होते हैं दोनों कंधों पर 3-3
और अगर एक तरफ पूछा जाए तो एक तरफ 3 होते हैं निरीक्षक के। अगर उप निरीक्षक होता है तो उप निरीक्षक के 2 स्टार होते हैं और निरीक्षक के जो होते हैं वो 3 स्टार होते हैं, ठीक है। और सीओ जो होता है, क्षेत्राधिकारी जिसको कहते हैं, उसको उसके पास भी 3 स्टार होते हैं, लेकिन उनका जो स्टार का कलर होता है वो आपका सिल्वर कलर होता है। जबकि जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर होते हैं, इनका जो होता है येलो होता है, यानी पीतल का होता है, ठीक है। आप एक अपराध शाखा की इकाई में एक निरीक्षक हैं जो कि संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह काम जो है चुनौतीपूर्ण काम है और फायदेमंद काम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देने चाहिए कि आपके कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अधिक अनुकूल हैं। आप ऐसा करेंगे कि आप जो है महिला सशक्तिकरण के लिए काम नहीं कर पाएँगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। यानी कि आपको जो काम दिया गया उसको मानते हुए आप एक नया तरीका ढूंढें जिससे कि आप पिछले काम में वापस जा सकें। तो डी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि आयोजकों को निषेधाज्ञाओं की क्यों? क्योंकि आ, जो आयोजक थे जिन्होंने आपका ट्रांसफर किया है, उनका यानी कि जो विभागीय नीतियों का सम्मान एवं संबंधित निर्देशों का जो आपको दिया गया है निर्देश, उनको आपको पेशेवर कर्तव्य से मानना चाहिए और आपको निस्संदेह अपने कौशल का प्रयोग महिला सेल में कार्य करते हुए महिला सुरक्षा और उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोकने के लिए करना चाहिए। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। यानी कि आप मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके पास जो शिकायत आती है वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महिला कांस्टेबलों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए में दिया गया है कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। क्या करेंगे दोस्तों? इसमें जो सही उत्तर लग रहा है ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेंगे और वो आंतरिक शिकायत समिति जो होगी वो इस मामले की जांच करेगी। क्योंकि महिला कांस्टेबल द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जो सुनवाई के लिए एक आंतरिक समिति होगी, यानी एक आपकी कमेटी गठित की जाएगी और उस कमेटी के द्वारा निष्पक्ष शिकायत समिति का गठन करके जो है उसकी जांच किया जाएगा। यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 के अंतर्गत हम इस तरह के प्रावधान जो है कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, तो आप ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या करेंगे या फिर इस रिपोर्ट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कट्टरपंथी वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए। ऑप्शन बी है अभियोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है नफरत भरे पोस्टों की बड़े पैमानों पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए आंतर धार्मिक शांति की पहल का आयोजन करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो दोस्तों जो आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट मिली है, इसके लिए आप सबसे पहले सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करेंगे।
क्यों? क्योंकि सभी समुदायों के मध्य अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन और पारस्परिक आदर जो सहिष्णुता और प्रेम की जो परिस्थितियों पर यदि सहमति बन जाती है, तो केवल तभी धार्मिक घृणा से जुड़े अपराधों पर रोक लगाई जा सकती है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? यानी मान लीजिए आप कहीं ड्यूटी पर हैं और राष्ट्रीय ड्यूटी पर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता आपके लिए जो है प्रथम है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे जब आपके जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना में शिकार हो जाते हैं, तो आप उस समय क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान भटकने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा, देरी नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अभी थोड़ा सही लग रहा है और सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित कर देना चाहिए। यानी आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात चल रही है तो आप अपने काम को छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके जो जीवन साथी हैं उनको उनकी सर्जरी कराने के लिए यानी परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेंगे, थोड़ा बहुत अवकाश लेंगे और उनकी सर्जरी करवाकर आप फिर से ड्यूटी पर वापस आएँगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि गंभीर दुर्घटना की स्थिति में आपकी जो मानसिक स्थिति है वो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत प्रभावित होगी। क्यों प्रभावित होगी? क्योंकि बात जो है वो जीवन साथी की है। बात जो है वो जीवन साथी की है, तो जब थोड़ी बहुत जो है आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित होगी, जब तक आप संभल नहीं जाते तब तक परिचालन समन्वय नियुक्त करना चाहिए, उचित रहेगा और थोड़ा बहुत अवकाश लेना भी आपके लिए उचित रहेगा। दातव्य है कि पूरा प्रभार आप ही के पास है और आप बहुत अल्प समय के लिए विराम इसमें ले सकते हैं। इसलिए यही न्यायोचित और व्यावहारिक निर्णय होगा कि परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना आपके लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वही सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। किसके द्वारा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन है, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके, यानी जो लोग कानून तोड़ते हैं उनसे पैसा रिश्वत लेकर अपने देशभक्ति का प्रदर्शन कर सकता हूँ, तो ये तो और भ्रष्टाचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर सी है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके। ऑप्शन नंबर डी है, नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोपकर। ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल का प्रयोग करना ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि पुलिस का यह दायित्व तो है कि वह लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करे और बड़े स्तर पर देखें तो इन संस्थानों के अंतर्गत वे सभी व्यवस्थाएं, नियम और कानून होते हैं जिनकी सुरक्षा करके देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है? निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? यानी जो आईपीएस लोग होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, पीपीएस होते हैं, इन लोगों को प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है? यानी एसपी, सीओ लोगों को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग इनकी कहाँ पर होती है, ये बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी या फिर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान अकादमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। दोस्तों, जो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है उत्तर प्रदेश में, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद है। ये जो होती है पूरे देश भर की होती है और इसमें भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस को ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो खड़गवासला में है और तीनों सेनाओं जिसमें जल, थल और वायु के कैडेटों को यानी जो प्रशिक्षक होते हैं जिनको प्रशिक्षण देना होता है, उनको कमीशन पूर्व ट्रेनिंग में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकेडमी जो होती है वो मानेसर में है और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु इसमें विशेष प्रतिक्रिया यूनिट के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जहाँ पर आपके भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि जो 17 फरवरी 2024 को प्रश्न पत्र आया था उसमें 13 प्रश्न पूछे गए थे मानसिक अभिरुचि से, वही 13वां प्रश्न है आपका। ये जो प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया जो है वो क्या होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे, यानी आपके पास कॉल आई और आप तुरंत जो है अकेले ही अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अकेले किसी स्थल पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सशस्त्र डकैती हो रही है, वहां आपके साथ भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करें। सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। दोस्तों सोशल मीडिया का उपयोग जब तक करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है ये भी गलत हो जाएगा। क्षेत्रों को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करें। चौकियां जो है ये भी बाद की बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करना सबसे सटीक उत्तर होगा, क्योंकि अन्य जो आपातकालीन जो सेवाएं होती हैं जैसे 112 नंबर हो गया जो तुरंत पहुंच सकता है, और अन्य चीजें जो हैं जो आसपास के लोग आसपास की जो पुलिस है उनको आप सूचित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो परिस्थितियां होती हैं उनके अनुसार आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना आवश्यक होता है। ऐसे में सभी आपातकालीन विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना सर्वश्रेष्ठ जो है आपके लिए उपाय हो सकता है। बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचना व्यावसायिक कार्यकुशलता में कमी का जो होता है प्रदर्शक होता है, यानी कि आप पूरी तरीके से निपुण नहीं माने जा सकते हैं। निर्देशिका में भी दबिश अथवा इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं उसमें जो है सावधानी बरती जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनका उल्लेख किया गया है और उनका पालन करने के लिए भी कहा गया है। तो इस तरीके से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय स्थापित करें। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एबिलिटी से संबंधित 13 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे आने वाले की इनकी पूरी उम्मीद है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।